हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो एज वी ऑल नो कि हम पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में भी हम पीवाईक्यू ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, दैट इज अ प्रेशर ऑफ डैश मरकरी इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, कि पारा के डैश का दबाव एक वायुमंडलीय दबाव है। तो पहला ऑप्शन है 76 सेंटीमीटर, दूसरा है 70 सेंटीमीटर, तीसरा है 80 सेंटीमीटर और फोर्थ है 71 सेंटीमीटर। तो एज वी ऑल नो कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसे सेवरल डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे साइ डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एटीएम, किलो पास्कल। इन्होंने पूछा प्रेशर ऑफ डैश ऑफ मरकरी। तो आप प्रेशर ऑफ 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी is 1 atmospheric pressure की स्टैंडर्ड सी लेवल प्रेशर बाय डेफिनेशन इक्वल 760 mmHg, 76 सेंटीमीटर 14.70 साइ। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो पहला ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ यूजिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। कि इनमें से कौन सी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर की लिमिटेशन नहीं है, कि निम्नलिखित में से कौन जल विद्युत शक्ति के उपयोग की सीमा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है डैम्स कैन बी वेरी एक्सपेंसिव टू बिल्ड, कि जो डैम को बिल्ड करना वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये लिमिटेशन है। दूसरा है द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैन नॉट बी सीटेड एट अ प्लेस ऑफ आवर चॉइस, कि हम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर को वहां नहीं सीटेड कर सकते जहां हम चाहते हैं, तो ये भी उसकी लिमिटेशन है। तीसरा है वाटर यूज फॉर हाइड्रो पावर, जो वाटर हाइड्रो पावर के लिए यूज होता है उसे रीयूज नहीं कर सकते फॉर अदर पर्पस जैसे इरिगेशन। तो ये जो है ये इसकी लिमिटेशन नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इनमें इनका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो बात करें पहला एडवांटेज की, तो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस एट अ कांस्टेंट रेट, की जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो एक कांस्टेंट रेट पे प्रोड्यूस होती है। और वही जो इसका डिसएडवांटेज था, वही जो इसकी लिमिटेशन थी वो थी कि डैम्स आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव टू बिल्ड। अगर बात करें इसके एडवांटेज की, तो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर ईयर्स, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो इसकी दूसरी लिमिटेशन थी वो ये थी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैन नॉट बी सीटेड एट अ प्लेस ऑफ आवर चॉइस। ठीक है, वहीं अगर नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो वाटर को रीयूज कर सकते हैं फॉर अदर पर्पस लाइक इरिगेशन, दैट इज द एडवांटेज। और वहां था ऑप्शन में था कि वाटर यूज फॉर हाइड्रो पावर कैन नॉट बी रीयूज, तो ये इसकी लिमिटेशन नहीं थी। सफिशिएंट एंड कंटिन्यूअस वाटर अवेलेबिलिटी इज नीडेड टू प्रोड्यूस एनर्जी। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों क्या थे इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और क्वेश्चन में पूछा था कि इनमें से कौन सी लिमिटेशन नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड क्या हो गया, करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता है, वहीं से डायरेक्ट इसका क्वेश्चन एग्जाम पे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर फोर्स आर डैश एंड आर डैश। तो न्यूक्लियर फोर्स आर लार्जली अट्रैक्टिव, न्यूक्लियर फोर्स आर लार्जली attractive and are short range, and are short range. Let's see option. पहला है largely attractive, that is correct. दूसरा है largely repulsive, that is incorrect. Short range ये सही है, long range incorrect. तो choose the correct code. तो first and third, तो let's see, only first and fourth incorrect, second and third incorrect, और first and third is the correct answer. Next question. Question number fourth is on which of the following does the resistance of a wire node depend, कि निम्नलिखित में से किस पर तार का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो पहला है थिकनेस ऑफ द वायर, ह्यूमिडिटी ऑफ द वायर, थर्ड इज लेंथ ऑफ द वायर एंड फोर्थ इज विड्थ ऑफ द वायर। तो एज वी ऑल नो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, इलेक्ट्रिकल resistance of a wire R is equals to L upon A। ठीक है, अगर बात करें इनकी, दैट इज रो इज द रेजिस्टिविटी, L is the length of the wire। ठीक है, तो रो इज द रेजिस्टिविटी, ठीक है, L is the length of the wire and A is the cross section area, A is cross section
एरिया। अब पूछा है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड, इनमें से किस पर डिपेंड नहीं करता। अब जो ए है दैट इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया, मींस दैट इज विड्थ इनटू थिकनेस, विड्थ इनटू थिकनेस, ठीक है। तो ये डिपेंड थिकनेस पे भी करता है, लेंथ पे भी करता है, विड्थ पे भी करता है, बट ह्यूमिडिटी पर नहीं करता। जो रेजिस्टेंस होता है ऑफ वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमिडिटी। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट आंसर, कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज independent of humidity, is of humidity of the wire। इज दैट क्लियर? तो वो थिकनेस, लेंथ और विड्थ तीनों पे डिपेंडेंट है, बट इंडिपेंडेंट यानी कि किस पर डिपेंड नहीं करता, ह्यूमिडिटी ऑफ द वायर, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, कि पूछा है कि प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होगी। तो एसआई यूनिट जो होती है प्रेशर की दैट इज पास्कल और यूते न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज द अफेक्ट ऑफ द वीक फोर्स इज एक्सपीरियंस इनसाइड, कि कमजोर ताकतों का प्रभाव डैश के अंदर अनुभव किया जाता है। तो किसके अंदर किया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर। तो जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो चूज द करेक्ट कोड, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज द शेप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट दैट इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक बेल, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की शेप क्या होती है जो इलेक्ट्रिक बेल में यूज की जाती है। तो जो शेप होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की एज वी ऑल नो वो कैसा होता है, वो दैट इज अ यू शेप, दैट इज अ यू शेप। तो पहला ऑप्शन है रिंग शेप, इनकरेक्ट। सिलेंड्रिकल शेप, इनकरेक्ट। बार शेप, इनकरेक्ट। यू शेप इज द करेक्ट आंसर। एक बार देख लेते हैं, यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड बाय यूजिंग यू शेप आयरन पीस से वो बना हुआ होता है। अब बेल वर्क, जो घंटी जो होती है, वो इलेक्ट्रिक बेल जो होती है वो किसके प्रिंसिपल पे काम करती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे काम करती है, कि व्हेन द स्विच इज पुश ऑन द सर्किट गेट कंप्लीटेड एंड द करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है वो होता है यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है इफ प्रेशर एट वन पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज, इफ यदि तरल के एक बिंदु का दबाव बढ़ाया जाता है तो जो प्रेशर होगा बाकी सारे अदर पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा बाय द सेम अमाउंट। लेट्स सी, तो पहला है द प्रेशर एट ऑल अदर पॉइंट ऑफ द लिक्विड विल नॉट इंक्रीज, इंक्रीज नहीं होगा तो वो इंक्रीज होगा, दैट इज इनकरेक्ट। दूसरा है द प्रेशर एट ऑल अदर पॉइंट, की प्रेशर बाकी सारे पॉइंट पे लिक्विड ऑफ द लिक्विड विल इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेचुरल गैस इज रॉन्ग, कि नेचुरल गैस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो पहली है मीथेन इज अ कॉमन गैस, मीथेन एक कॉमन गैस है जो स्वाम्स एंड इट इज आल्सो द बाय प्रोडक्ट ऑफ एनिमल डाइजेस्टिव सिस्टम, कि मीथेन एक कॉमन गैस है जो स्वाम्स, और ये क्या है, ये बाय प्रोडक्ट है किसका, एनिमल डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। इट इज अ फाइनाइट सोर्स, ये भी सही है। इट डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड व्हाइल बर्निंग, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कि इन स्टेटमेंट में से कौन सा नेचुरल गैस के रिगार्डिंग गलत है, तो जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। और फोर्थ ऑप्शन है कि नेचुरल गैसेस फॉसिल फ्यूल्स, यस, तो ये तीनों ऑप्शन सही है। जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज इनकरेक्ट, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज डीनेचुरेटेड अल्कोहल, कि डीनेचुरेटेड अल्कोहल क्या होता है। तो इथेनॉल, इथेनॉल प्लस मीथेनॉल को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डीनेचुरेटेड अल्कोहल, डीनेचुरेटेड अल्कोहल। लेट्स सी फर्स्ट ऑप्शन, कि द मिक्सिंग ऑफ कलर एंड मीथेनॉल टू इथेनॉल फॉर द पर्पस ऑफ इंडस्ट्री यूज। तो बात तो सही है कि द मिक्सिंग ऑफ कलर एंड मीथेनॉल टू इथेनॉल किस पर्पस के लिए, इंडस्ट्री यूज के लिए। तो पहला ऑप्शन तो सही लग रहा है, बाकी भी देख लेते हैं। इट इज फॉर्म्ड अल्कोहल रिएक्टिव विद ऑक्सीजन, ये तब फॉर्म होता है जब अल्कोहल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो दैट इज इनकरेक्ट। तीसरा है द प्रोडक्ट ऑफ इथेनॉल, जो प्रोडक्ट है इथेनॉल का रिएक्ट करता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, दैट इज आल्सो इनकरेक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहल रिएक्टिंग विद सोडियम, जो अल्कोहल का प्रोडक्ट होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, तो दैट इज आल्सो इनकरेक्ट।
तो जो डीनेचुरेटेड अल्कोहल होता है वो किस किस का मिक्सचर है, इथेनॉल प्लस मीथेनॉल को हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेटेड अल्कोहल। तो द मिक्सचर ऑफ कलर एंड मीथेनॉल टू इथेनॉल फॉर द पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियल यूज। जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर नोन एज, कि हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स किसे कहते हैं, जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है एसिड और बेस के साथ और वो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट एंड वाटर, उसी को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो लेट्स सी, जो फर्स्ट ऑप्शन है कि मेटल ऑक्साइड जो रिएक्ट करता है एसिड और एज वेल एज बेस के साथ और प्रोड्यूस करता है सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। एक बार रेस्ट ऑफ द ऑप्शन भी चेक करते हैं। दूसरा है मेटल ऑक्साइड विच डू नॉट रिएक्ट विद बेस, तो ऐसा तो नहीं है, ये दोनों के साथ करता है, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। थर्ड है मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद ओनली एसिड, कि वो सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है, तो ये भी इनकरेक्ट है। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट ना तो एसिड के साथ करता ना बेस के साथ करता, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है द नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, कि ऑक्सैलिक एसिड का नेचुरल सोर्स क्या है। तो एज वी ऑल नो, अगर मैं बात करूं नेटल स्ट्रिंग, तो कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। इज दैट क्लियर कि नेटल स्ट्रिंग में कौन सा एसिड होता है, वो होता है फॉर्मिक एसिड। अगर बात करी जाए टैमरिंड, इसमें कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड सोर्स क्या है, नेचुरल सोर्स ऑक्सैलिक एसिड का, दैट इज टोमेटो, ऑक्सैलिक एसिड। और लास्ट है लेमन, लेमन में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। तो सोर्स किसका पूछा था, ऑक्सैलिक एसिड का, तो दैट इज टोमेटो। तो जो थर्ड ऑप्शन हो गया दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, कि इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, तो दैट इज मरकरी, दैट इज मरकरी, दैट इज पोटेशियम, ठीक है, ये क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और पीबी दैट इज लेड। तो बताओ इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो कौन है, पोटेशियम। हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, मेटल और नॉन मेटल, इवन केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में भी पढ़ी थी, जिसमें बताया तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कौन होता है, सोडियम और पोटेशियम। और यहाँ पे जो ऑप्शन में है जो सबसे ज्यादा टॉप रिएक्टिव दैट इज पोटेशियम। तो जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पूछा था कि इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है। तो एज वी ऑल नो द ऑर्डर ऑफ द गिवन एलिमेंट इन द रिएक्टिविटी सीरीज, सबसे ज्यादा पोटेशियम, देन एल्यूमिनियम, लेड और मरकरी, विद द पोटेशियम बीइंग द मोस्ट रिएक्टिव, और जो मरकरी होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि ये कैसा है, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है पोटेशियम की वो बहुत मिनिमम होती है। तो वी कैन इजिली रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर शेल ऑफ द पोटेशियम, तो हम पोटेशियम से इजिली उसकी आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है द रेटिना ऑफ एन आई कंटेन मिलियन ऑफ रिसेप्टर, कि जो रेटिना है, रेटिना का होता है आंख में, एक आंख के रेटिना में लाखों रिसेप्टर होते हैं जिन्हें टैश कहा जाता है, तो उन्हें हम कहते हैं रोड्स एंड कोन्स। तो लेट्स सी, तो दोनों ही ऑप्शन क्या हैं, सही है, चूज द करेक्ट कोड। ओनली वन इनकरेक्ट, ओनली टू इनकरेक्ट, नाइदर वन नॉर टू, तो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स सी कि रेटिना दैट इज अ सॉफ्ट लाइट सेंसिटिव लेयर होती है टिश्यू की, दैट लाइंस द बैक ऑफ द आईबॉल, जो आईबॉल के पीछे की साइड्स होती है। ये इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ लाइट रिसेप्टर से बना हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं रोड्स एंड कोन्स। रोड्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, विजन एट लो लाइट लेवल्स, और जो कोन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हायर लाइट लेवल्स। और रोड्स आर न्यूमरस देन कोन्स। इज दैट क्लियर कि जो रोड्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं किससे, कौन से। तो क्वेश्चन में पूछा था कि जो रेटिना ऑफ एन आई कंटेन मिलियन ऑफ रिसेप्टर्स जिन्हें हम कहते हैं रोड्स एंड कोन्स, तो जो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, और क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं एल्केलाई। क्या फॉर्म करते हैं, एल्केलाई। क्या होते हैं एल्केलाई, वाटर सॉल्युबल बेस, वाटर सॉल्युबल बेस। तो लेट्स सी, पहला है एसिड इनकरेक्ट, हाइड्रोजन इनकरेक्ट, एल्केलाई इज द करेक्ट आंसर। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं इनका नेचर कैसा होता है,
बेसिक इन नेचर, ठीक है। जब वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। तो ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ऑक्साइड्स को हम कहते हैं बेसिक ऑक्साइड, और उनके सॉल्यूशन वाटर के अंदर उन्हें हम कहते हैं एल्केलाइन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, द फ्रंट पोर्शन ऑफ आई इज कवर्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। कि जो फ्रंट पोर्शन होता है आई का वो कवर्ड किससे होता है, बाय अ ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं रेटिना, कॉर्निया, इरिस और प्यूपिल। तो जो फ्रंट पोर्शन होता है आई का जो एक ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से कवर होता है उसे हम कहते हैं कॉर्निया। तो जो सेकंड ऑप्शन हो गया कॉर्निया, दैट इज द करेक्ट आंसर। कि जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 इज साउंड वेव कॉन्स्टिट्यूट दैट पल्सेस ट्रैवलिंग इन द मीडियम। कि ध्वनि तरंगे माध्यम में यात्रा करने वाले डैश पल्सेस का गठन करती हैं, ठीक है। तो कंप्रेशन, ठीक है, रेंडम रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन, ये भी नहीं है, अल्टरनेट कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट आंसर, की साउंड वेव कॉन्स्टिट्यूट अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन पल्सेस ट्रैवलिंग इन द मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, डैश सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई। कि किस के सॉल्यूशन को हम पर्पल डाई कहते हैं, जो एक्सट्रैक्ट किससे होता है, लाइकेन से होता है, जो किस डिवीजन से बिलोंग करता है, थैलोफाइटा से, और थैलोफाइटा इज कॉमनली जिसे हम एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं। तो एज वी ऑल नो कि जो लिटमस होता है, लिटमस जो होता है उसका जो न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होता है उसका कलर कैसा होता है, उसका होता है पर्पल, ठीक है। जो एक्सट्रैक्ट कहां से होता है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन and belong to the division of थैलोफाइटा, और जिसे हम कैसे यूज करते हैं, एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं। इंडिकेटर बताता है कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, ठीक है। अगर बात करें लिटमस की, तो एसिडिक मीडियम में जो लिटमस होता है वो किस में चेंज हो जाता है, भाई इसका जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है वो है पर्पल। अगर रेड में चेंज हो गया तो इट मींस कैसा है वो, दैट इज एसिडिक। इज दैट क्लियर, कि अगर रेड में चेंज हुआ तो दैट इज एसिडिक, और अगर ब्लू में चेंज हुआ, अगर ब्लू में चेंज हुआ तो दैट इज बेसिक। ये हमने एसिड बेस में इन डिटेल डिस्कस किया था। आई होप आपने वो क्लासेस देख ली होंगी। तो लेट्स सी, पहला है फेनोफ्थेलिन, ये भी एसिड बेस इंडिकेटर है, दैट इज इनकरेक्ट। आयोडीन इनकरेक्ट, लिटमस इज द करेक्ट आंसर। और लिटमस कैसा इंडिकेटर है, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, दैट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Question number 19 is the term atomic size refer to the radius of an atom. The term atomic size refer to the radius of an atom. तो let's see, तो जो पहला ऑप्शन है कि point of tangency incorrect, circumference incorrect, diameter incorrect, radius is the correct answer. तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है that is the correct answer, कि atomic size refer to the radius of an atom which is the distance between center of the nucleus and outermost shell of an atom, ठीक है। the atomic size refer to the radius of an atom which is the किसके बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन center of the nucleus and outermost shell of an atom. Next question, question number 20 है, which of the following is most commonly formed from reaction of acid and alcohol। कि जब एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन होती है तो इनमें सबसे ज्यादा कौन फॉर्म होता है, किस किस के बीच में, एसिड और अल्कोहल। तो अल्कोहल की बात करें जैसे इथेनॉल, C2H5OH, ठीक है, ये क्या है, अल्कोहल है, दैट इज इथेनॉल। इथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ हुई है, दैट इज CH3COH, कोई भी एसिड, दैट इज इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है। अब इनमें से क्या फॉर्म होता है, एस्टर, चारकोल, वाटर और सॉल्ट। तो जो फॉर्म होगा वो होगा दैट इज CH3COO C2H5, इथाइल एथोनेट प्लस H2O। क्या फॉर्म होगा, इसमें जो फॉर्म होगा वो होगा एस्टर, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कि एस्टर आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एन
एसिड और अल्कोहल, जब इथेनॉल रिएक्ट करता है इथेनोइक एसिड के साथ किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो वो फॉर्म करता है इथाइल इथोनेट। क्या फॉर्म करता है, इथाइल इथोनेट क्या करता है, फॉर्म करता है, ठीक है। एंड वाटर, तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है बाय द रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो होता है एस्टर। और एस्टर की जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड है, और इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज एस्टरीफिकेशन। इज दैट क्लियर? ये हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिस्कस किया था। तो आई होप आप क्लासेस देख रहे होंगे, उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस भी इजी लगी रहे होंगे, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली फॉर्म व्हेन, क्या फॉर्म हुआ जब एसिड और अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, दैट इज एस्टर। और जिसने क्लास देखी है वो बच्चा डायरेक्ट आंसर बता देगा कि क्या फॉर्म होता है, एस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 21 is the appearance of sound to a human car is subjectively characterized of which of the following parameter, कि मानव कार में ध्वनि की उपस्थिति व्यक्ति परक रूप से निम्नलिखित में से किस पैरामीटर की विशेषता है। तो एज वी ऑल नो तीनों ही होते हैं, पिच भी, लाउडनेस भी और क्वालिटी। तो पहला है पिच, सही है, लाउडनेस और क्वालिटी। तो चूज द करेक्ट कोड 1 2 3। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस करती है। तो बात करें डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो हमने 5 टाइप पढ़े थे, कॉम्बिनेशन, ठीक है, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट और उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। बात करें अगर कॉम्बिनेशन की, तो इसमें क्या था, जब दो रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जैसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन में क्या है कि एक सिंगल रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन होता है दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट में, दैट इज डीकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो हायर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, उसमें होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि रिएक्टेंट के बीच में आयन एक्सचेंज होते हैं और नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो डीकम्पोजिशन में सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक डाउन हो रहा है दो या उससे ज्यादा में, तो ये तो नहीं है, ठीक है। रिडक्शन भी नहीं है, ऑक्सीडेशन भी नहीं है। जो इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इनसॉल्युबल, तो वो किस में होता है, वो होते हैं प्रेसिपिटेशन में। तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑक्सीडेशन में तो एडिशन किसका होता है, ऑक्सीजन का, और रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन किसका होता है, हाइड्रोजन का। तो ये दोनों भी नहीं है, तो प्रेसिपिटेशन इज द करेक्ट आंसर। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस एन इनसॉल्युबल सॉलिड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ टू डिसॉल्व केमिकल इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कब प्रोड्यूस होगा, इनसॉल्युबल आयनिक सॉल्ट, जैसे लेड कार्बोनेट, लेड सल्फेट, ये सब किसके एग्जांपल है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के। तो इनसॉल्युबल सॉल्ट मतलब जो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हुआ। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैन अकर व्हेन सॉल्यूशन कंटेनिंग आयनिक कंपाउंड आर मिक्स एंड एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म। ये कब फॉर्म होता है, कब होता है, जब सॉल्यूशन जो है, तो आयनिक कंपाउंड्स क्या करते हो, उन्हें मिक्स करने के बाद जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो किसके अंदर होता है, वो होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज प्रोड्यूस व्हेन इथेनोइक एसिड दैट इज CH3, देखो सिंपल कर दिया, लिख के दिया है, CH3COOH रिएक्ट करता है कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, दैट इज NaHCO3, किसके साथ, कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो सोडियम एसिडेट फॉर्म होता है, पोटेशियम कार्बोनेट होता है, सल्फर ऑक्साइड होता है या फिर कार्बोक्सिलिक एस्टर होता है। तो ये होता है दैट इज CH3COONA। तो क्या फॉर्म हुआ, सोडियम एसीटेट, क्या फॉर्म हुआ, सोडियम एसीटेट, CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इनमें से पूछा था कि कौन सा सॉल्ट प्रोड्यूस होता है जब इथेनोइक एसिड CH3COH रिएक्ट करता है कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो फॉर्म होता है सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लाइम और क्यूक्लाइम, कि इनमें से हम किसे लाइम और क्यूक्लाइम कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड इसी को हम क्या कहते हैं, लाइम और
लाइन क्या होता है इसका फॉर्मूला, दैट इज CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइन कह रहे हैं। ये फॉर्म कैसे होता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3 इट विल फॉर्म CaO plus CO2 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, क्विकलाइन। इज दैट क्लियर? तो लेट्स सी ऑप्शन। तो जो पहला ऑप्शन है वो है फेरिक ऑक्साइड, इनकरेक्ट। कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज द करेक्ट आंसर। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, कि इनमें से हम कौन सी रिएक्शन को व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में यूज करते हैं। तो इसमें जो व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में जो रिएक्शन होती है वो होती है 2AgBr, ठीक है, 2Ag प्लस Br2, 2AgBr, और ये होती है 2Ag प्लस Br2, ठीक है। तो लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं। 2AgBr, और ये जो रिएक्शन है ये किसके प्रेजेंस में होती है, ये होती है सनलाइट की प्रेजेंस में। 2AgBr सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, फॉर्म कर रहा है 2Ag प्लस Br2। तो AgBr इन्वॉल्व होता है ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें Br क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन को टू Ag के पास और एक एलिमेंटल सिल्वर फॉर्म कर रहा है। और ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी जो डिपेंड होती है वो किस पर होती है, लाइट सेंसिटिव मटेरियल जो हेल्प करता है, दैट हेल्प इन फॉर्मिंग सच कंट्रास्टिंग इमेजेस, फॉर्म करने में क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इज मेटल कार्बोनेट। ये भी हमने करी है केमिकल रिएक्शन में। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट। सिंपल है, जिसने क्लासेस अटेंड करी है उसे पता होगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू कराए थे तब कराया था सेम क्वेश्चन, थ्योरी क्लासेस कराई थी तब भी ये वाला क्वेश्चन कराया था। इवन जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन करे हैं उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमने चैप्टर्स पढ़ा है उनमें भी, और साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस वाले में भी हमने ये क्वेश्चंस किए हैं। तो बात करें थे किसकी, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज NaHCO3। NaHCO3 किसके साथ रिएक्ट करता है, जब ये रिएक्ट करता है एसिड के साथ। कोई भी एसिड, सपोज लिया हमने HCl ले लिया, तो ये फॉर्म करेगा NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर दैट इज H2O। तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। ये क्या था, दैट इज मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका फॉर्मूला सबको पता है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो लेट्स सी, पहला हाइड्रोजन इनकरेक्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड इनकरेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 इज कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। 0.7 मोल ऑफ N2 गैस, 0.7 मोल ऑफ N2 गैस। तो मास ऑफ N2 इज इक्वल टू, mass of N2 is equal to, that is mole of N2 into molecular weight of N2, moles of N2 into molecular weight of N2। molecular weight सबको पता होगा N2 का, तो जो moles है वो given है, that is 0.7, that is 0.7, और molecular weight होता है that is 28। इसे कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज 19.6 ग्राम। तो पहला 14 ग्राम इनकरेक्ट, दूसरा ऑप्शन 19.6 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज व्हाट विल बी द सिम्टम ऑफ अ डिसीजेस इफ द टारगेटेड ऑर्गन इज लंग्स। की क्या सिम्टम्स होंगे अगर हमारा टारगेटेड ऑर्गन क्या है, दैट इज लंग्स। तो फिट और अनकॉन्शियसनेस होगी ओनली, कि हम बेहोशी हालत में होंगे। कफ एंड ब्रीथलेसनेस, ये तो बात सही है। हेडेक होगा खाली या फिर जॉइंटिस। तो कफ और ब्रीथलेसनेस, कि अगर हमारे लंग को टारगेट किया जाएगा तो हमें क्या होगा, कफ होगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि जब माइक्रोब्स अटैक करते हैं लंग्स पर, कि व्हेन माइक्रोब्स अटैक्स द लंग, तो जब माइक्रोब्स अटैक करते हैं लंग्स पर तो क्या होने के चांसेस होते हैं, तो उस केस में निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस होने के या फिर निमोनिया होने के चांसेस होते हैं, और उस केस में जो सिम्टम्स होते हैं वो कफ, कोल्ड, यही सारे सिम्टम्स होते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 इज एटम ऑफ कार्बन 12 isotopes are assigned to a relative atomic mass of dash and the relative mass of other atoms are obtained by comparison with the mass of
कार्बन 12 एटम। तो एज वी ऑल नो दैट इज 12, क्योंकि स्टैंडर्ड क्या चूज किया जाता है 12, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट आंसर। कि एज वी ऑल नो कि 1 एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किया जाता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12, क्योंकि कार्बन 12 को एक स्टैंडर्ड एटम चूज किया गया था, क्योंकि इसके पास क्या होता है इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड constitute most of the matter. The most abundant isotope of carbon is carbon 12. ये हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में डिस्कस किया था और इसके हमने आइसोटोप्स भी डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इज व्हाट आर द फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन। कि थायरोक्सिन का फंक्शन क्या होता है। तो जो थायरोक्सिन है तो ये सिक्रीट कहाँ से होता है, ये होता है थायराइड ग्लैंड से। कहाँ से सिक्रीट होता है, थायराइड ग्लैंड से। जो पहला ऑप्शन है रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, ये भी सही है। दूसरा है रेगुलेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। चूज द करेक्ट कोड। तो ऑप्शन में है ओनली सेकंड, दैट इज इनकरेक्ट, ओनली वन इनकरेक्ट, तो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास में भी हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसे क्लास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।